Good morning, friends. Welcome to KGS IAS, most trusted learning platform in India. मैं मनोज जायसवाल और जैसा कि आप जानते हैं, I have promised you that I will bring a lecture or class on how to prepare very easily, simply the administrative thinkers and thought. So, I am here with you. जैसा कि मैंने आपसे कहा ही था कि आपको प्रशासनिक चिंतकों को तैयार करने के लिए बिल्कुल बेहतर तरीका बताऊंगा, जिससे कि जो एक मिथ है कि अरे थिंकर्स तो बहुत कठिन हैं, वो आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाएंगे। और ये मेरा वादा है कि क्लास के अंत तक आप ये स्वयं महसूस कर लेंगे कि यस, इट इज वेरी इजी टू लर्न मैन, very easy. Okay, let's start with the class. As you know, there are several scholars or thinkers, but as you know, there is a difference between thinkers and thought. आप जैसा कि जानते हैं और सुना भी होगा कि बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं या थिंकर्स हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं आपके पाठ्यक्रम की सिलेबस की, तो आप देखिए वहां लिख करके आता है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। पहले बिफोर द रिवीजन ऑफ द सिलेबस द टॉपिक वाज और द यूनिट वाज हेडेड एज और टाइटल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, बट वंस UPSC has revised the syllabus of public administration, and since then it is now mentioned as administrative thought. So we must know actually the thought. And what is the thought? What thinkers have thought is thought. So major school of thought in public administration are following: the machinistic given by Taylor, classical Max Weber, Henry Fayol, Gulick, Urwick, etc. Human relation theory or human relation thought, most importantly attributed to Elton Mayo. Behavioral, व्यवहारवादी, Herbert Simon. Post behavioral, उत्तर व्यवहारवादी, ड्वाइट वाल्डो। और उसके पश्चात अनेक कंटेम्पररी स्कॉलर्स का नाम आता है समकालीन, और उसमें बहुत सारे हैं। और एक्चुअली जो समकालीन है पोस्ट बिहेवियरल के बाद वाला, उसमें ज्यादातर उन विद्वानों का नाम आता है जो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों को मिक्स करके एक साथ ला करके फिर स्टडी करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। We will discuss that also today itself in this class. Now, अच्छा, अब सारे लोग यह भी जान लें कि मशीनवादी सिद्धांत FW टेलर ने दिया, सबको पता भी है आपको, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। क्लासिकल में मैक्स वेबर, हेनरी फेयोल जैसे स्कॉलर्स का, विद्वानों का नाम आता है। मानव संबंधवाद, ह्यूमन रिलेशन जिसको कहते हैं, एल्टन मेयो। व्यवहारवादी साइमन, उत्तर व्यवहारवादी ड्वाइट वाल्डो। ड्वाइट वाल्डो का मेन नाम क्यों आता है? क्योंकि आप जानते हैं कि वही थे मिन्नोब्रुक सम्मेलन वाले। ही वॉज द पर्सन हु एक्चुअली कंडक्टेड द मिन्नोब्रुक सम्मेलन। चलिए, तो अब जरा देखिए, सबसे पहले हम अगर देखें थॉट में और थिंकर्स में संबंध क्या है, तो बिल्कुल वैसा ही संबंध है जो आप रोज करते हैं। What is the relation between thought and thinkers? If we see that, then we can say it is similar to us. What we do regularly. Before doing anything, जब भी आप कोई काम करने का सोचते हैं, तो क्या हुआ? थॉट आया, विचार आया, और फिर जब उन विचारों को इन विद्वानों ने क्या किया, एक सूत्र में पिरो दिया, तो इनके द्वारा दिया गया
उस व्यक्ति विशेष या उस विद्वान विशेष द्वारा दिया गया विचार हो गया। So what they thought was given in a kind of or in a manner of particular theory or ideology and that became their thought। तो हर व्यक्ति सोचता है वैसे ही स्कॉलर ने सोचा। अब हम आप तमाम मुद्दों पर सोचते हैं, उन्होंने अपना एक ही मुद्दा उठा लिया। फॉर एग्जाम्पल मशीनिस्ट डब्ल्यू टेलर। Some scholars, this present writers and scholars, may include F.W. Taylor also in classical scholars। पर मैं कहता हूं और बहुत से और भी थिंकर्स जो हैं और विचारक भी हैं जिन्होंने टेलर को कहा कि टेलर मशीनवादी विचारक हैं, यद्यपि कि इनके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित शास्त्रीय विचारक थे। Several scholars are of the view that F.W. Taylor was a machinist scholar and the classical scholars were highly influenced by the ideas or thought given by F.W. Taylor। ये याद रखेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, टेलर को बहुत बड़ा विद्वान इसलिए माना जाता है क्योंकि इंडस्ट्रीज में सबसे पहले टेलर ही थे जिन्होंने कहा कि भाई अगर जो है आपको बढ़िया काम करना है, यानी कि प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है, इफ इंडस्ट्रीज आर विलिंग टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन, यदि उद्योग अपने उत्पादन को अधिकतम करना चाहते हैं तो फिर जैसे वो काम कर रहे हैं वैसे नहीं चलेगा। तो कैसे काम चलेगा? तो इन्होंने कहा उन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट करना होगा। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत इन्होंने दिया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। Though when I will discuss the Taylor as a scholar and his thought in the separate class, then I'll tell you that whatever the theory is known given by F.W. Taylor actually was not a management theory। हाँ, जो भी टेलर ने दिया वो मैनेजमेंट लेवल का थ्योरी नहीं था, बल्कि वो वर्कर्स के लेवल का मैनेजमेंट था। लेकिन देन आल्सो दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर देखोगे तो अमेरिका में उसके पहले, ही वॉज एन अमेरिकन, तो अमेरिका में उसका सॉरी अमेरिका में टेलर के इस विचारधारा के दिए जाने के पहले शायद वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं थी। विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देना होगा कि कैसे वर्कर्स काम करें, वर्कर्स कैसे काम करें या उन्हें किस तरह काम करना चाहिए, यानी कि उनमें स्किल्स कैसे डेवलप करोगे, कौशल जिसे कहते हैं, कौशल, उनका एफिशिएंसी कैसे बढ़ाओगे, कार्य कुशलता कैसे बढ़ाओगे, इस पर भी शायद पहले कोई ऐसा विचार नहीं था। और शायद नहीं, एक्चुअली इट वाज ट्रू, देयर वाज नो एनी well developed management theory with respect to the performance of the workers, how workers should do their work. These were not available। ऐसा कुछ भी उस समय नहीं था कि वर्कर्स को कैसे काम करना चाहिए और वर्कर्स किस तरह से काम करेंगे, तब जाकर के प्रबंध में यानी कि इंडस्ट्रीज में उत्पादन को अधिकतम किया जा सकेगा। देखिए, अब डिटेल में तो हम जाएंगे नहीं, हमको आज आपको बताना है कि कैसे आपको समझना है, कैसे थिंकर्स को और उनकी थॉट को बहुत इजीली ग्रैप्स कर लेना है, यहां दिमाग में रख लेना है। हाउ यू कैन लर्न
thinkers and their ideology or thought very easily, and how you can tackle the questions, how you can interrelate each of them. ये हम लोग बात करना चाहते हैं, इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे. अब जरा देखो क्या किया इन्होंने, माफ कीजिएगा, क्या किया इन्होंने जो थ्योरी दी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जिसे कहा गया, एक्चुअली उसमें इन्होंने एक बड़ी बात की. जो टेक्निक्स इन्होंने बताई मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की, उसने क्या किया, वो ऐसी थी जिसने आदमी यानी जो वर्कर था ऑर्गेनाइजेशंस में, वर्कर को जैसे मशीन समझ लिया. मतलब क्या हुआ? What the principles and theories or thought or ideology was given by Mr. Taylor, that was actually so machinistic that considered human being or the workers only as a machine. That is why his thought or theory is called machinist theory. मशीनवादी सिद्धांत इसीलिए कहलाता है. ध्यान रखिएगा. अब इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, जब आदमी को मशीन समझ लिया, भाई वर्कर्स आर ओनली द मशीन, मीन्स प्रोडक्शन बढ़ाने का इंस्ट्रूमेंट है. तो workers working in any organization was not considered that they may have some social influence, there may be any influence of their family, their social problems, their family problems, nothing. इसका मतलब यह हुआ कि टेलर ने यह भी मान लिया कि भाई इनके काम पर कोई और चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, ना इनकी पर्सनल समस्या का, व्यक्तिगत समस्या का, ना सामाजिक कोई प्रभाव पड़ता है इनके ऊपर, मतलब वातावरणीय प्रभाव नहीं पड़ता है. और इनका यह भी मानना था कि संगठन में तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए. मतलब संगठन को पूरी तरह से बाहरी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से नहीं प्रभावित होना, ये इनका आइडिया था. तो चलिए अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे. तो क्या हुआ कि इनका मानना था कि आदमी क्या है, उपकरण मात्र है, किसका, उत्पादन करने का. इसलिए क्या करना चाहिए, देखिए आप जरा इनके लुक को देखिए, सख्त जानबूझ करके इमेजेस डली हैं आज इस क्लास में. आप महसूस करिए, इनका लहजा भी बड़ा सख्त है, चेहरे से एकदम सख्त व्यक्ति दिख रहे हैं. इसका मतलब यह है कि बहुत सख्ती से काम लेना होगा, सख्ती से. और इसी सख्ती के कारण इन्होंने और तमाम चीजों को, सोशल इन्फ्लुएंस, फैमिली इन्फ्लुएंस या और तमाम चीजों को सब इन्होंने दरकिनार किया. ये स्टोरी क्यों समझा रहा हूं आपको, why I'm telling this story, why I'm saying that, let's see the look, how hard he is. The reason is very simple. Actually, if you know the background of the scholar as well as background of the story or the thought which was given by any scholar, then you will be in a very comfortable position to know and understand the thought. ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि आप थॉट को, सिद्धांतों को आसानी से समझ सकें. ये आपको लिंक कर देता है. चलिए इसी तरह से मशीनवादी के बाद जो है आप देखेंगे क्लासिकल स्कॉलर्स आते हैं. ठीक है, लिंडाल उर्विक को देखिए, बड़े ही शांत है ना, कूल,
मैनेजरियल सिद्धांत देने वाले हेनरी फेयोल भी ठीक ठाक ही दिख रहे हैं, मैक्स वेबर देख लें आप, और जो है इधर लूथर गोलिक। इन दोनों को माना जाता है कि दे वेर वेरी क्लोज, गोलिक एंड ओरविक, बिकॉज दे हैव गिवन सेवरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट which were related with the managerial level, and they work jointly. Even इनका जो पब्लिकेशन आया वो भी ज्वाइंटली एडिटेड था, दोनों ने मिल करके एडिट किया था। तो क्लासिकल थिंकर्स का अगर आप प्लेटफॉर्म देखोगे कि किस प्लेटफॉर्म से इन्होंने अपनी बातों को आगे बढ़ाया, then you will get what I told you, Taylorian philosophy, Taylor's idea of the scientific management. So what we get, प्लेटफॉर्म वही है, सेम प्लेटफॉर्म पे एक दूसरी ट्रेन आके खड़ी हो गई। तो जब प्लेटफॉर्म वही है तो आइडिया भी लगभग तो वही रहेगी, ट्रेन में उतरने के लिए उतना ही स्पेस रहेगा ना, समझ रहे हैं? तो what I want to make clear in your mind is that think over. If the platform was Taylorian platform, then if they will give any theory or any principle, though for the managerial level, then also there shall be, there will be almost similar ideas, isn't so? एकदम सही बात है कि इनके विचार भी टेलर के विचारों से मिलते जुलते ही रहेंगे। बस एक चीज इन्होंने छोड़ी और वो ये कि बहुत सख्ती वाला रुख नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर के किसी भी चीज से अभी भी वर्कर्स प्रभावित नहीं हो सकते। लेकिन एक और बात ध्यान रखना है, इन लोगों ने वर्कर्स के लिए कुछ बात करी नहीं, मैनेजमेंट के लिए प्रबंधकीय स्तर पर इनका सारा फोकस था। क्यों जानते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट में जो वर्कर्स लेवल मैनेजमेंट था, उस दौर में जो बातें कह दी थी, किसने जो बातें कही थी टेलर ने, वो ऑलमोस्ट वर्कशॉप लेवल के लिए, निचले लेवल के लिए सफिशिएंट थी। इसलिए इन लोगों ने मैनेजरियल लेवल पर अपनी बातें की हैं। तो अभी थोड़ी देर में ये भी डिफरेंस आपको समझ आएगा। अब इन लोगों का भी फोकस क्या था कि हम जो प्रिंसिपल्स दे रहे हैं, व्हाट द प्रिंसिपल्स वी आर गिविंग, दे शुड बी साइंटिफिक। इन फैक्ट दे क्लेम्ड दैट ऑल द प्रिंसिपल्स आर हाईली साइंटिफिक। और साइंटिफिक का मतलब क्या हो जाता है? यूनिवर्सलिस्टिक। अगर कोई चीज साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, तो वो क्या हो जाएगी? सार्वभौमिक हो जाएगी। तो एनीवेयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कल्चर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी ले जाके लगा दो, चाहे अमेरिका के किसी इंडस्ट्री में लगा दो, चाहे अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में लगा दो, चाहे भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में लगा दो, सब जगह एक जैसा प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन होगा ही होगा, परफॉर्मेंस मैक्सिमाइजेशन होगा ही होगा। और ये गलत हो गया। यही इन लोगों का क्लेम एक्चुअली गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं वातावरण का तो प्रभाव पड़ता ही है ना। एनवायरमेंट अफेक्ट्स एवरी इंडिविजुअल, इवन वी पीपल आर अफेक्टेड एंड इफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट। हमारे ऊपर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो इसी तरह से अब पूरा का पूरा कल्चर ही डिफरेंट हो गया। कहां इंडियन कल्चर, कहां अमेरिकन कल्चर। तो क्या होगा? थ्योरीज लगाओगे तो, प्रिंसिपल्स लगाओगे तो, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा। सेकेंडली, इन लोगों की जो आइडिया थी उसमें बहुत से ऐसे फ्लॉ थे, बहुत सी ऐसी कमियां थी जिसको बाद में
बिहेवियरल स्कॉलर्स आते हैं, ह्यूमन रिलेशनिस्ट आते हैं, यानी कि एल्टन मायो, ये ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, as I have told you in the class itself, that several scholars of classical school of thought have given the similar theories, including machinistic idea about the human being. That human being is just a kind of a instrument of production. मनुष्य, आदमी केवल उत्पादन का उपकरण मात्र है, and there is no any kind of impact or influence of society or the social structure or the social behavior or the socialization of the workers. Elton Mayo proved that wrong. क्लियर है? जो शास्त्रीय विचारकों ने और क्या कहते हैं, टेलर ने ये मान लिया था कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी चीज पर, आई एम सॉरी बार बार किसी भी चीज पर, वर्कर्स पर किसी भी तरह का कोई सामाजिक प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे एल्टन मायो ने, देखिए कितने बेहतरीन चिंतन में डूबे हुए व्यक्ति दिख रहे हैं। ये लगता है कि कुछ सरोकार है इनका, और सरोकार मनुष्यों के प्रति था, वर्कर्स के प्रति था, और इन्होंने यह साबित किया कि वास्तव में प्रोडक्शन का कारण ये जो आप लोग तमाम प्रिंसिपल्स दे दिए वो नहीं है। उत्पादन किसी भी इंडस्ट्री में, यानी कि वर्कर्स का जो प्रोडक्शन का लेवल है, वो सब जगह उनके सोशलाइजेशन पर डिपेंड करता है। ध्यान रखिए, किस पर? सोशलाइजेशन पर डिपेंड करता है। इन्होंने कह दिया कि भाई देयर इज सोशल ग्रुप इन द organization itself, and if there is a social group within the organization, it means that organization is not the formal one. यदि किसी संगठन में काम करने वाले लोग अपना खुद का क्या बना लेते हैं, अपना खुद का एक सामाजिक दायरा बना लेते हैं, या एक सामाजिक समूह बना लेते हैं, सोशल ग्रुप बना लेते हैं, तो इसका मतलब तो साफ हुआ कि भाई अगर सोशल ग्रुप बना लिए हैं तो वो एक दूसरे को उसी के आधार पर, यानी कि उस सामाजिक समूह में जो कुछ भी निर्णय ले लिया जाएगा वैसा ही काम करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही बात हो गई जैसे यूनियन। समझ गए? संगठनों में क्या करता है यूनियन? यूनियन डिसाइड कर लेता है कि ये होगा मैनेजमेंट के साथ, और फिर वही होता है। मैनेजमेंट से लड़ाई होती है यूनियन की कई बार। तो इनका कहना था कि उत्पादन का भी निर्धारण वही यूनियन, यानी कि वही सामाजिक, अब यहां पर यूनियन वर्ड इन्होंने नहीं यूज किया था इसलिए हम लोग नहीं करेंगे, वो सामाजिक समूह निर्धारित करता है, न कि किसी सिद्धांत के कारण मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन होगा। ये ध्यान रखिएगा। यानी कि इन्होंने माना कि वर्कर इज अ सोशल मैन। और जरा देखो उन लोगों ने क्या माना, क्लासिकल्स ने और टेलर ने, दे कंसिडर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन, they considered human being only as a machine. वो केवल और केवल संगठन के द्वारा प्रभावित होने वाला है, ऑर्गेनाइजेशनल मैन कह सकते हैं लेकिन सोशल नहीं कह सकते। लेकिन एक चीज जरा देखिए कि क्या जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसा कि इन्होंने कहा कि इंसान क्या है, क्लासिकल्स ने कहा ऑर्गेनाइजेशनल, संगठनात्मक है, और उन्होंने क्या कह दिया मेयो ने कि ये जो है सोशल मैन है, सामाजिक मनुष्य है। ठीक, तो क्या ये दोनों असल में सही हैं
क्या इंसान जो हम लोग हैं मानव, क्या मानव जो है केवल एक उत्पादन के उपकरण के रूप में काम कर सकता है? क्या ऐसा है? नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। सामाजिक भी उसमें से एक है। लेकिन क्या केवल सामाजिक होते हैं हम लोग? यानी कि मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने जाएं, सरकारी सर्विस में जाएं, व्हेन यू विल बिकम एन आईएएस और आईपीएस, गवर्नमेंट सेज you will not get money, you will not get salary, but you will get each and everything like fooding, lodging, traveling, but आपको सैलरी नहीं मिलेगा। आप सर्विस में आ रहे हो, चलो जनता की सेवा करो, you just serve the people. Do you think you will be agree for that? क्या आपको लगता है कि आप उसके लिए एग्री करेंगे? देखिए, हो सकता है कुछ लोग बहुत ही हायर लेवल ऑफ मोरालिटी के बेसिस पर बोले हाँ सर बिल्कुल मैं तो करूंगा, क्या करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, देश सेवा मेरा बहुत बड़ा धर्म है। लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। तो उसी तरह से सिमिलरली केवल दूसरों, अच्छा, और फिर देखिए जरा सोशल माइंड का मतलब क्या हुआ कि हम आप क्या करते हैं, दूसरे जो कहते हैं वही काम करते हैं, जो ग्रुप कहता है उतना ही परफॉर्मेंस करते हैं। क्या ये सही हो सकता है? ये भी सही नहीं है। क्या मतलब ये हुआ कि इंसान, हम लोग ना इन दोनों के बीच में कहीं आते हैं। साइमन ने यही किया। साइमन सेड that neither the human being is a machine like nor he is only a social man but is both. उसको पैसा भी चाहिए, उसको रिकॉग्निशन भी चाहिए, उसको पहचान भी चाहिए, और सोशल उसका ग्रुप भी होना चाहिए, और इन सब के बियॉन्ड दिस he should be treated like a administrative man or a human being also. सब कुछ होना चाहिए और दोनों होना चाहिए। इन दोनों के साथ ही आप किसी को कंसीडर कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, तो उसको पैसा भी चाहिए, रिकॉग्निशन भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए। नहीं मिलेगा तो शायद कुछ दिनों में वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा, और डिसइंटरेस्टेड होकर के आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चला जाएगा। समझ लो। तो टेलरियन फिलॉसफी एंड क्लासिकल फिलॉसफी व्हेन दे वर अप्लाइड इवन इन देयर means American environment, then also they were found unsuccessful. Up to 1932 they were found unsuccessful, and Taylorian philosophy was given in 1910. 1910 में उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, और 20 साल के पहले ही गड़बड़ा गया। इनफैक्ट 1925 1928 के आसपास से ही टेलरियन प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से लागू करने के बाद भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं हो रहा था। दैट इज वाई वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी अमेरिका के हाथोर्न में, वहां भी जब यही स्थिति आ गई तो उसने एल्टन मेयो की हेल्प ली। तो एल्टन मेयो ने जाकर के वहीं एक्सपेरिमेंट करवाया। एल्टन मेयो परामनोवैज्ञानिक थे। बीइंग साइकोलॉजी पढ़ने के बाद उसका ह्यूमन बिहेवियर पर किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने वो सब बताया। साइमन आते हैं, और ये बड़े ही बहुत मल्टी टैलेंटेड आदमी, जानते हैं इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल मिला। मालूम है क्यों? अगर आप और हम केवल परफॉर्मेंस इसलिए कर रहे हैं, इसलिए करते हैं कि वी विल गेट सैलरी, so that is not very true. Only salary, not true. Only social impact, not true.
Both are not true. It means we are not only the production of the instrument of production, as well as we are not only the social man. तो साइमन ने हम लोगों के लिए क्या नाम दिया? एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, प्रशासनिक मनुष्य। जो लोग काम कर रहे हैं कहीं भी, उनको कहा दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, प्रशासनिक मनुष्य। ओके, अब जरा देखिए, इफ एनी वन इज highly influenced by the economic incentives, only the monetary benefits, and considers at the highest level of his value system only the monetary gain. यदि कोई व्यक्ति केवल आर्थिक लाभ के लिए काम करता है या फिर उसका अपना जो वैल्यू सिस्टम है उसमें केवल पैसे को ही सर्वाधिक महत्व देता है, तो उसको पैसे से ही मोटिवेट किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि आपने देखा, मेयो ने कहा ऐसा नहीं है, सामाजिक है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, दोनों है और नाम दे दिया प्रशासनिक मनुष्य। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसे पैसा भी चाहिए, सोशल रिकॉग्निशन भी चाहिए, उसका सोशल ग्रुप भी होना चाहिए, उसको आपस में बातचीत करने का अवसर भी मिलना चाहिए, एक दूसरे से मिलने का अवसर भी मिलना चाहिए, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस भी होगा वो। लेकिन केवल इन्फ्लुएंस से काम नहीं चलेगा। तो अगर देखा जाए तो जो क्लासिकल्स ने कहा वो बहुत ही औपचारिक सा बात था, फॉर्मल, कंप्लीटली फॉर्मल सिस्टम, औपचारिक। और जो ह्यूमनिस्ट ने कहा वो हो गया अनौपचारिक, इनफॉर्मल। बट व्हाट साइमन इज सेइंग, दैट इज इंक्लूडिंग बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। और याद रखिए, वही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, वही संगठन सबसे आगे जाता है। आज आप देख रहे होंगे खान ग्लोबल स्टडीज का, तो क्यों जा रहा है? क्योंकि औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक संबंध भी यहां आपको मिलते हैं। आपके साथ किस तरह से कनेक्ट करता है, एक शिक्षक कैसे आपसे कनेक्ट होता है और किस तरह से आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज, टीचर्स को उपलब्ध करा रहे हैं। तो जहां और पूरा का पूरा देखें तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्मल भी है, औपचारिक भी है, आपसे अनौपचारिक संबंध भी है। तो जब ये दोनों होते हैं तभी क्या होगा? मैक्सिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आएगा। लेकिन मैक्सिमाइजेशन मीन्स व्हाट? What may be maximum for me may not be for you. What may be maximum for anyone else may not be for you. What may be maximum for you may not be for me. आपके लिए जो अधिकतम हो सकता है वो किसी अन्य के लिए नहीं हो सकता। आपके लिए जो अधिकतम हो सकता है वो मेरे लिए नहीं हो सकता। मेरे लिए जो अधिकतम हो सकता है वो किसी और के लिए भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है, साइमन कहते हैं मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है, तो क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन। और उसको इन्होंने एक टर्म दिया, सैटिस्फाइंग प्रोडक्शन, संतुष्टिकारक। क्या कहा उन्होंने? सैटिस्फाइंग, संतुष्टिकारक। ठीक, परफॉर्मेंस क्या होगा? संतुष्टिकारक होगा, ना कि मैक्सिमम होगा। और बाद में इसी को और स्कॉलर्स जो हैं इसको नाम बदल करके ऑप्टिमम लेवल कहते हैं। और इसी से परेटो ऑप्टिमैलिटी भी आती है। इकोनॉमिक्स की थ्योरी है कि कोई भी अर्थव्यवस्था
एक पर्टिकुलर लेवल पर जाने के बाद फिर उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती, नीचे आएगी। यू कैन थिंक अबाउट चाइना कमिंग डाउन, यू कैन थिंक अबाउट यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज कमिंग डाउन। परेटो ऑप्टिमैलिटी, हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, आपको बताएंगे परेटो ऑप्टिमैलिटी से रिलेट करके थॉट भी, चिंता नहीं करेंगे। क्लासेस में वो भी होने ही वाला है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप सुने हो या फ्यूचर में सुने और वो आपको क्लास में ना मिले, समझ लीजिए। फ्यूचर में भी जो संभावनाएं बनेंगी वो आपको क्लास में ही मिल जाएंगी, निश्चिंत रहें इस बात को लेकर के। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वाज द नेम गिवन बाय द थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय द एफडब्ल्यू टेलर, द थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर। सिमिलरली जो उसका नाम वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कहा, उसका नाम दिया गया, टेलर ने जो थ्योरी दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जो थ्योरीज क्लासिकल्स देते हैं उनको भी वो कहते हैं कि दे आर हाईली साइंटिफिक। हर्बर्ट साइमन को यही गड़बड़ी लग जाती है कि भैया ये साइंटिफिक हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये साइंस वाला मसला मैं आपको फिर एक क्लास दूंगा कि एक्चुअली साइंस तो होता क्या है। अभी बस केवल एक ब्रीफ देते हुए मुझे आगे बढ़ना है, रेफरेंस देते हुए। तो साइमन ने कहा बहुत साफ तरीके से कि भाई तुम लोगों ने जो बातें कही हैं वो एक्चुअली तुम्हारे अनुभव के आधार पर हैं, और सच्चाई भी है। ऑल द प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज विच वर गिवन बाय टेलर एंड अदर क्लासिकल स्कॉलर्स वर बेस्ड ऑन देयर ओन परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस, like Taylor experienced in the industry, factory. Similarly, Fayol experienced in a coal mines, वो कोल माइन में इंजीनियर थे। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस विज्ञान कैसे हो सकता है? How any personal experience can become a science? So there were several flaws. And the most important flaw was raised by Herbert Simon, that the nature of the classicals and Taylorian philosophy was highly unscientific. हर्बर्ट साइमन ने तमाम अन्य जो है इनकी कमियों को उजागर करने के साथ साथ यह भी उजागर कर दिया कि भैया तुम्हारा जो क्या कहते हैं सिद्धांत है ये वैज्ञानिक नहीं है, इनफैक्ट अवैज्ञानिक है, हाईली अनसाइंटिफिक, अत्यंत अवैज्ञानिक है। और आप जानते हैं कोई भी विषय, एनी डिसिप्लिन और सब्जेक्ट डज नॉट गेट स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट और डिसिप्लिन until unless that is not a scientific one. कोई भी विषय तब तक एक विषय के रूप में अपनी पहचान नहीं प्राप्त कर सकता है, उसको विषय का दर्जा ही नहीं मिलता है जब तक कि वह वैज्ञानिक ना हो। क्यों? ह्यूमैनिटीज को आप क्या कहते हो? मानविकी के विषयों को जो विज्ञान से संबंधित नहीं है उनको क्या कहते हो? सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। So public administration as a discipline, when Herbert Simon raised this question कि ये तो अनसाइंटिफिक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1887 में जब विल्सन ने कहा, आप पीछे की 2 क्लासेस भी देख चुके होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं, विल्सन का चर्चा उसमें कर चुका हूं। तो जब विल्सन ने 1887 में लिखा था या डिमांड की कि भाई इसका एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी सेपरेट होना चाहिए, उसके बाद से जो स्टडीज हुई अब उनको बोल दिया अनसाइंटिफिक, तो विषय कैसे बनेगा? सब्जेक्ट तो बन ही नहीं सकता। So Herbert Simon said that to make it scientific, there must be empirical study, factual study, तथ्यों के आधार पर अध्ययन करना होगा, तभी जाकर के वैज्ञानिक विषय होगा। और चूंकि अपने व्यक्तिगत अनुभव में आपके तमाम स्वयं के वैल्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं उस
अध्ययन के द्वारा जो आप निष्कर्ष देते हैं उसमें, और आप अनुभव जितना करते हैं वही आप देते हैं, कोई फैक्चुअल डाटा नहीं है वहां पर। इसलिए फैक्चुअल स्टडी करनी पड़ेगी, आनुभविक अध्ययन करना पड़ेगा, इंपीरिकल स्टडी करनी चाहिए। और जब साइमन ने ये कहा और फिर अपनी तमाम सारी थ्योरीज दी, विशेष रूप से डिसीजन मेकिंग की थ्योरी दी, इन्होंने निर्णयों पर बहुत काम किया। तो क्या हुआ, विषय क्या हो गया, अब विषय एक तरह से संकट में आ गया, सब्जेक्ट स्टैब्लिश नहीं हो पाया। लेकिन चूंकि हम थॉट पढ़ रहे हैं इसलिए अभी विषय पर बात नहीं करेंगे, बस आपको ध्यान दिला रहे हैं कि आप समझिए विषय को संकट कैसे हुआ। अब साइमन ने जो बातें कही, तो साइमन ने कहा कि वी हैव टू मेक इट हाईली साइंटिफिक। ओके, लेकिन ये 1946 में कहे, 1946 में। And after 1946, what happened in the area of public administration? It lost its identity. Means scholars, most of the scholars left this study and went to the political science again. अच्छा, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन दोनों सिस्टर सब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि अब जो है स्टडीज इसमें कुछ इस तरह से हो नहीं थी। दूसरी तरफ ध्यान दीजिए अगर, तो इन यूएसए देयर वर सेवरल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, स्पेशली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द अमेरिकन सोसाइटी वाज फेसिंग नंबर ऑफ चैलेंजेस। जैसे बहुत सारी समस्याएं वहां पर उत्पन्न हो चुकी थी, जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था, नस्लवाद बहुत आगे बढ़ गया था, जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो गई, मार्टिन लूथर किंग की हत्या हो गई, सोशल अनरेस्ट था। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो कुछ भी अभी तक दिया गया था, दैट वाज नॉट डीलिंग विद द इश्यूज रिलेटेड विद द पीपल, पब्लिक एट लार्ज, सोसाइटी एट लार्ज। सॉरी, जो कुछ भी दिया गया था वह समाज से उसका सरोकार था ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में पोस्ट बिहेवियरलिज्म आता है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी कंडीशन में पोस्ट बिहेवियरलिज्म आता है। और इसके स्कॉलर मान्यवर ड्वाइट वाल्डो थे, और ड्वाइट वाल्डो ने जो है मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस हेल्ड कराने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। ड्वाइट वाल्डो देख रहे हैं, बड़े ही शांत चित्त से दिख रहे हैं, लगता है कि बड़ा ही चिंता है इनको समाज की। तो वास्तव में इनको समाज की चिंता थी। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा what we need is science, what we need is not the science of administration or not the science of public administration, but what we need is relevant knowledge। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन का जो भी स्टडी वगैरह आप करिए वह समाज के लिए प्रासंगिक होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। कैसा रेलिवेंट होना चाहिए? तो कहते हैं कि जो साइमन ने कहा कि भैया वैल्यू रहेगा तो साइंस कैसे होगा, इन्होंने कहा कि अगर वैल्यू नहीं रहेगी, वैल्यू नहीं रहेगी तो वैल्यू नहीं रहेगी तो क्या नहीं होगा, तो समाज के लिए उसका योगदान कैसे होगा। तो वैल्यू भी चाहिए, मूल्य भी चाहिए। और फिर कहा कि ऐसा नॉलेज डेवलप करने की आवश्यकता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो क्या कर सके, जो सामाजिक चेंज ला सके, परिवर्तन, विच कैन ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी। और फाइनली कहते हैं कि ऐसा नॉलेज होना चाहिए जो सोशल इक्विटी भी लाए, सामाजिक समता भी लाए। तो अब जरा देखो, इन्होंने कह दिया कि भैया साइंटिफिक नॉलेज हो ना हो डज नॉट मैटर,
रेलिवेंट होना चाहिए, और रेलिवेंट होगा तो अपने आप सोशल साइंस हो जाएगा। ओके, चलिए, तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म में ये आ गया। अब जैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल सोसाइटी में चेंज लाने, सोसाइटी में समता लाने, सोसाइटी में परिवर्तन लाने की बात होने लगी, तो इसका मतलब ऐसा नहीं लगता आपको कि ये कुछ वेलफेयर स्टेट की बात ज्यादा हो रही है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को एक नए तरीके से पेश किया जा रहा है, एक नए तरीके से पेश किया जा रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको? अगर नहीं लगता तो लगना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई सामाजिक समता के लिए कौन सा सरकार काम करेगी? जो कल्याणकारी होगी वही तो काम करेगी। तो ऐसे में जो है क्या हुआ कि अब जो है वेलफेयरिज्म पर ज्यादा फोकस होने लगा इनका। और ये आइडिया पोस्ट बिहेवियरलिज्म की ड्वाइट वाल्डो के म्यूनिख सम्मेलन के बाद 1971 में सबसे ज्यादा आती है। 1971 आप जरा देखिए अमेरिका की सिचुएशन 70s तक आते आते बहुत बदल गई। What changes were there? So in the late 70s, in USA as well as in Great Britain or United Kingdom, what happened? In late 70s, in America, there was the president Mr. Reagan. अमेरिका में रीगन प्रेसिडेंट थे और ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर जो है वो थी प्राइम मिनिस्टर। और इन दोनों के रिजीम में अमेरिका और ब्रिटेन में समस्या क्या थी जरा ये समझो। एक्चुअली वेलफेयरिस्टिक फिलॉसफी 1930s के बाद ही एक तरह से अप्लाई हो गई थी स्टेट के कंटेक्स्ट में, 1930 के बाद ही। तो प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो स्कूल ऑफ थॉट है नियो लिबरल और कंटेम्प्रोरी, ये कैसे पैदा हुआ, तो उसी का बैकग्राउंड में बता रहा हूं। प्रॉब्लम ये हुई कि सोसाइटीज में यानी कि इन देशों में बहुत बड़ा बजट डेफिसिट हो गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई? द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वाज like the public sector was not performing well. There was higher level of corruption. बहुत समस्याएं थी, करप्शन अपने हाइट पर पहुंच गया है। सोचिए जरा, सोसाइटीज में पब्लिक सेक्टर परफॉर्म ही नहीं कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर लगातार लगातार फ्लॉरिश कर रहा है, फ्लॉरिश कर रहा है, फ्लॉरिश कर रहा है, ग्रो कर रहा है तेजी से, एंड इन ऑलमोस्ट सिमिलर फील्ड्स द गुड्स एंड सर्विसेज विच वर बीइंग सप्लाइड बाय द स्टेट और द गवर्नमेंट was facing inefficiency, was facing the challenge of corruption. प्राइवेट सेक्टर में ना तो भ्रष्टाचार की समस्या और ना ही किसी तरह के इनएफिशिएंसी की समस्या। तो क्या हुआ? कई यूनिवर्सिटी के लोग अमेरिका में स्कॉलर्स, इसीलिए इसमें किसी स्कॉलर का मैंने फोटो अभी नहीं दिया, बाद में आपको दिखाएंगे, वर्जीनिया, रोचेस्टर, मिशिगन, ऐसी यूनिवर्सिटी के कैंसास, ऐसी यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स ने क्या किया, जो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी कर रहे थे उन्होंने क्या किया, उसमें इकोनॉमी को ऐड किया, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को ऐड किया और फिर ढूंढ कर निकाला रीजन behind the inefficiency of the administration and unsuccessfulness of the governments. तो इन्होंने कहा कि एक्चुअली प्रॉब्लम ही है इनएफिशिएंसी, अकार्य कुशलता की समस्या है। और फिर कहा कि और क्या समस्या है, तो कहते हैं करप्शन की समस्या है। ठीक,
भ्रष्टाचार की समस्या है, तो क्या करना चाहिए? और एक स्कॉलर तो ऐसे आए जो उन्होंने कह दिया कि एवरी वन इज करप्ट, सब के सब बेईमान हैं, द पॉलिटिकल लीडर्स एंड द ब्यूरोक्रेट्स। गैम्बल नाम थे उनका, रॉबर्ट गैम्बल। डू यू थिंक अमेरिका जैसी कंट्री में एक स्कॉलर कह रहा है सब करप्ट हैं? सोचिए, अब बेईमान। तो ऐसी सिचुएशन में इन लोगों ने अब ये दिया जिसको आप यहां देख रहे हो, नियो लिबरल, और इसी का प्रोडक्ट है नियो लिबरल आइडिया दिया या आइडियोलॉजी दी, और इसी का प्रोडक्ट है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। ठीक है, तो इन लोगों ने कहा कि भाई क्या करना होगा, इनका एसेंस आप समझ लीजिए, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार और अधिकतम अभिशासन। ठीक, और ये कैसे लाया जाएगा? तो इन्होंने कहा कि बाई प्रोवाइडिंग द अल्टरनेटिव, जनता को क्या करना होगा? जनता को विकल्प उपलब्ध कराना होगा। और यह विकल्प कहां से उपलब्ध होगा? तो यह विकल्प उपलब्ध होगा बाजार से। बाजार के लिए क्या करना होगा? मार्केट शुड डू वट एवर वॉज बीइंग डन बाय द स्टेट और द गवर्नमेंट। अभी तक सरकार जो काम कर रही थी वह जो है कौन करे? तो जो काम सरकार कर रही थी अब वो काम प्राइवेट सेक्टर करे। तो अगर देखा जाए तो जो प्राइवेट सेक्टर का पहले वाला कहानी नहीं था, पहले वाला स्टोरी, एक तरह से टेलरवाद को पुनः यहां स्थापित करने की बात हो रही है, क्लासिकल्स की बात पुनः यहां स्थापित हो रही है। ठीक, रीइस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, और यही कहा जाता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि भैया उदारीकरण, इसीलिए कहा जाता है कि उदारीकरण एक तरह का पूंजीवाद को पुनर्स्थापित करना है, और बहुत व्यापक तरीके से, बड़े पैमाने पर। और आप क्रॉनिक कैपिटलिज्म की भी बात करने लग गए हैं आजकल। तो मेरा बात समझ गए होंगे आप, लेकिन इसका और भी बेहतर डिस्क्रिप्शन हम लोग क्लासेस में करेंगे। और एक बात, अब आइए कंक्लूजन की तरफ। अभी बहुत कुछ बचा है, अगली क्लास में करेंगे, एक क्लास और आपको देंगे, लेकिन पहले यहां जरा समझिए। शुरू से यदि आप स्टोरी जो मैं आपको बताता चला आ रहा हूं उसको यदि आप ध्यान से एक बार रिकॉल करोगे, then you will find that each and everything is linked with each other. Taylorian thought, मैंने कहा कि reestablishment is here. It means that thought क्या है? पूरा का पूरा थॉट या थिंकर्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और मैं उसको कहता हूं जैसे आप गले की चेन पहनते हैं ना, एक एक कड़ी दूसरे से जुड़ी हुई है, वैसे ही जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा। आप देखा, आपने देख भी लिया। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान देना क्या है, ऐसे ही लिंक करते हुए पढ़ते चले जाना है। मैं एक और क्लास आपको लेकर के आऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि देखो क्लासिकल्स का क्या, मशीनवादी सिद्धांत का क्या। मींस एक ऐसा जो है सेक्शन आपको मिलेगा क्लास का जो है, अब आज तो डूज एंड डोंट्स नहीं हो पाएंगे, मैं आपको इसी पे बताता हूं, डूज तो बता ही देता हूं। एक ऐसा कंपैरिजन सिमिलैरिटी वाला देने वाला हूं मैं, जिससे कि क्या होगा, आपको थॉट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये लिखा भी है, इंटर रिलेशंस एंड डिफरेंसेस बिटवीन द थॉट्स। तो ये जो है क्लास मैं एक और दूंगा आपको। तो जो स्टोरी आपने ये समझी है उसको जब इस तरह के क्या कहते हैं इस मैनर में जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा समझ आ जाएगा। एंड वेट फॉर मी एंड वेट फॉर द क्लास provided by Khan Global Studies,
most trusted learning platform in India. Thank you for the day. Thank you very much.